अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। हाल ही में हमने देखा कि चीन के वज़ीर-ए-आज़म ने 11 साल के बाद पाकिस्तान का दौरा किया। उस दौरे के दौरान ऑफ कोर्स बायलैटरल मीटिंग्स उन्होंने की और SCO जो समिट था उसमें शिरकत की। आज अब से कुछ देर पहले चीन की जो एम्बेसी है वहाँ पर चीन के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने एक रेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि आमतौर पर चीन का जो सफारत खाना है या जो उनके एम्बेसडर हैं वो इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी फोकस था वो चीन के प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा है पाकिस्तान था, उसमें क्या कुछ डिस्कस हुआ और इस वक्त चीन के लिए क्या क्या बड़े इश्यूज हैं उस पर बड़ी तफसील से बात हुई है और इस पर जिक्र करेंगे शहबाज। और आई थिंक मेरा ख्याल है जो पूरा प्रोग्राम है वो चाइना फोकस्ड ही रहेगा, क्योंकि गवादर से रिलेटेड भी बात करनी है, कुछ पावर सेक्टर में जो चीन की इन्वेस्टमेंट है, एंड देन जो ब्रिक्स समिट कल जो कंक्लूड हुआ उसमें भी ऑफ कोर्स आपको पता है कि चीन का बड़ा एक अहम किरदार है। अब आप भी ऑफ कोर्स CPEC और ये जो इकोनॉमिक साइड है वो देखते हैं। आमतौर पर चीन के जो आपको पता है कि यहाँ पर डिप्लोमेट्स हैं वो बड़े कॉशियस होते हैं, बिकॉज ये चीन की पॉलिसी अनलाइक यूरोपियंस या अमेरिकन वो ज़रा ज़्यादा ओपन और कैंडिडेट होते हैं। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बड़ी इंपॉर्टेंट है आई थिंक इन दैट सेंस। और आपका अपना तजुर्बा क्या कहता है कि यूजली तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं करते? मतलब कामरान बिल्कुल आपने सही कहा। मेरे लिए भी थोड़ा सा हैरान कुन था कि चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर जो हैं सॉरी उनके जो सफ़ीर है यहाँ पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर आए थे उनके दौरे के बाद। दिस इज़ क्वाइट अनयूजुअल। नॉर्मली जब कोई इस तरह का विजिट कंक्लूड होता है उससे रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स होती है इमीडिएटली उसके ऊपर मीडिया को रिस्पॉन्ड कर दिया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय चाइनीज एम्बेसडर इज अनयूजुअल। और चाइनीज अनलाइक द वेस्ट जैसे आपने बोला वो पब्लिकली बात नहीं करते। और एक और जो चीज़ है चाइनीज के हवाले से कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पब्लिकली एम्बेरस भी नहीं करते। अगर उन्होंने सख्त से सख्त मैसेज भी देना तो प्राइवेटली देते हैं और बड़े नपे तुले अल्फाज का वो चुनाव करते हैं। इवन के चाइनीज कंपनीज जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं वो भी चाइनीज एम्बेसी की मर्जी के बगैर कोई स्टेटमेंट नहीं देती। इस हद तक ये करते हैं। तो आई होप कि कोई ऐसी आज डेवलपमेंट थी जिसके हवाले से उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई मैसेज दिया गया है जो कि वो भी एक अनयूजुअल होना चाहिए। आई थिंक बहुत सारे लोगों को तो उन्होंने नहीं इनवाइट किया था। एक तो उन्होंने यही कहा कि यूजली कुछ कोविड की वजह से और अदरवाइज ज़्यादा मीडिया से इंटरेक्शन नहीं हो रहा था, तो इसलिए हम जो चीन के जिन्होंने अरेंज किया उन्होंने कहा कि अब एम्बेसडर साहब जो है वो ज़्यादा इंटरेक्ट करना चाहते हैं। और फोकस उसका उन्होंने यही कहा कि चीन के प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा था दो हिस्से हैं उसके। एक तो चीन के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड जो बातें की, फिर एक उनके जो सीनियर एहलकार हैं ऑब्वियसली उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड भी कुछ बातें की और वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आई थिंक फोकस कर लेते हैं जो चीन के एम्बेसडर ने कहा। ऑफ कोर्स बाय एंड लार्ज उन्होंने वही जो जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर बहुत सी चीज़ें थीं और उन्होंने कहा कि ये जो दौरा था चीन के प्राइम मिनिस्टर का ये सक्सेसफुल था और ये इन कंटिन्यूएशन था कि जो हाई लेवल एक्सचेंजेस सिंस ये गवर्नमेंट ने जब चार्ज संभाला है उनके दरमियान उसमें दो तीन अगर पहलुओं को अगर आप देखें। एक तो उन्होंने कहा कि ये जो अपग्रेड करना है CPEC को, जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जब चीन के दौरे पर गए थे और प्रेसिडेंट शी और दोनों मुल्कों ने एग्री किया था कि अपग्रेडेड जो विजन है उस पर अमल दरामद करना है, तो उसी की कंटिन्यूएशन में ये था। और उन्होंने मुख्तलिफ इनिशिएटिव जिसका ऑलरेडी हम जिक्र कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, उसमें किया। कुछ सवाल भी लिए उन्होंने दो तीन ऑफ कोर्स, और उसमें सिक्योरिटी वाज अ की इशू। सिक्योरिटी के हवाले से जब उनसे पूछा गया तो बड़ा उन्होंने तफसील से फिर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक हवाला दिया उन्होंने प्रेसिडेंट शी की स्टेटमेंट का 2015 की कि जो सिक्योरिटी और डेवलपमेंट है ये इंटरलिंक्ड है, कि अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो डेवलपमेंट नहीं हो सकती और अगर डेवलपमेंट नहीं होगी तो फिर सिक्योरिटी के भी मसाइल होंगे। फिर उन्होंने इस पर बड़ा खुलकर बात की कि जितना भी हमारा क्लोज रिलेशनशिप है किसी भी मुल्क के साथ हो, चीन की हुकूमत बड़ी वाज़ेह है कि जो उनके लोग किसी भी मुल्क में काम करते हैं उनकी सिक्योरिटी उनकी पहली तरजीह है और वो सेक्रीफाइस नहीं कर सकते कि जी सिर्फ रिलेशनशिप की आड़ में उनके जो लोग हैं इस तरीके से मारे जाते रहें। तो उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि चीन के जो प्राइम मिनिस्टर का दौरा था उसमें जो की जो सब्जेक्ट था, टॉप जो प्रायोरिटी थी वो सिक्योरिटी थी चीन के नेशनल्स की, चीन के जो मंसूबे हैं कि उसको पाकिस्तान कैसे इंश्योर करे। दो तीन उन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग बातें की। मसलन उन्होंने ये कहा कि दो के पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम ने जो भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए उनको कंडेम किया है और पाकिस्तान ने हर बार कहा है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि प्रैक्टिकली पाकिस्तान वो एक्शन ले और उस वो उन्होंने वर्ड भी यूज़ किया कि वो सच सामने आना चाहिए
कि जो भी लोग इसके इन हमलों के पीछे मुलविस हैं उनको एज सून एज पॉसिबल सज़ा देनी चाहिए। और दोनों मुल्कों के दरमियान ये भी उन्होंने इशारा किया कि बावजूद दोनों मुल्कों के दरमियान क्लोज कोऑपरेशन के शायद सिक्योरिटी के हवाले से कोई कोऑर्डिनेशन के अभी भी इश्यूज हैं जो उन्होंने इशारा किया। उन्होंने कहा कि इतना अगर हाई वैल्यू ये मंसूबा है CPEC का तो उतनी ही हाई लेवल की सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। तो इनडायरेक्टली वो ये भी कह रहे थे, इसका मतलब है कि शायद पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम ने उस लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हर सूरत में कंक्रीट स्टेप्स लेने होंगे, सब्सटेंटिव स्टेप्स लेने होंगे टू इंश्योर के जो चीन की पाकिस्तान में सिक्योरिटी है उनके बाशिंदों की, उनके शहरियों की, वो बिल्कुल रहे और फिर जो मामलात हैं वो आगे बढ़ेंगे। और उसमें उन्होंने कोई आप कह सकते हैं कि लगी लिपटी बात नहीं की। देखिए कामरान, उनके जो कंसर्न है वो बिल्कुल वैलिड है। 2024 में 2 हमले हो चुके हैं चाइनीज नेशनल्स के, उन्होंने जिक्र किया कि पहले 6 महीनों में 2 हमले हो चुके हैं। उन्होंने किया और उसमें हलाकतें हुई हैं चाइनीज की। एक में ग़ालिबन 9 या 10 लोग मारे गए थे और जो अभी चंद दिन पहले वाक़या हुआ उसमें 2 चाइनीज नेशनल की डेथ हुई और 1 जख्मी हुए। तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है कि चाइनीज नेशनल्स इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में मारे जा रहे हो और अभी भी हम उनके जो सिक्योरिटी के कंसर्न्स है वो फुली एड्रेस ना कर पाए हो। जो ये दौरा था जिसमें हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया, 3 उसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड हमारी रिक्वायरमेंट्स थी या हमारी कुछ या चाइना की तरफ से जो एक लिस्ट इनको मिली थी उसमें एक तो ये था कि जॉइंट सिक्योरिटी कंपनी का, जिसके हवाले से बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं, जॉइंट सिक्योरिटी कंपनी बनाना चाह रहे हैं। उसके ऊपर आई होप कि आप लोगों ने पूछा होगा या उन्होंने इस पर कोई बात की होगी। दूसरा, एंटी बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी कि गाड़ियों को अगर बैलिस्टिक मिसाइल से भी अगर वो हिट करते हैं तो उसकी वो गाड़ियां महफूज हैं। तो जिस किस्म के अब जो हादसा हुए हैं, ये दोनों जो अटैक्स हुए हैं उसमें गाड़ियां जो थी, इवन कि ये जो कराची वाला वाकया भी हुआ, अगर वहाँ से जो तस्वीर रिलीज हुई हैं, जो गाड़ियां भी थी वो बहुत बुरी तरह डैमेज हुई हैं। इसका मतलब है वो उस तरीके से बुलेट प्रूफ या वो फुली प्रोटेक्टेड व्हीकल्स नहीं थी कि जो नेशनल्स को प्रोटेक्ट कर सके। तो इस हवाले से उन्होंने कोई बताया कि कोई जॉइंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म कोई तय हो रहा है या अभी भी इसमें काफी वक्त देखें? वो स्पेसिफिक्स के ऊपर तो नहीं गए, लेकिन एक उन्होंने जरूर बात की कि चीन जो है पाकिस्तान के साथ ताउन कर रहा है व्हेन इट कम्स टू ऑफ कोर्स जो काउंटर टेररिज्म की एफर्ट्स हैं। और जो टेक्नोलॉजी की आपने बात की, ज़रूर जो एम्बेसडर उन्होंने जिक्र किया कि हम नॉट जस्ट कि बाकी जो कोऑपरेशन पाकिस्तान को एक्सटेंड कर रहे हैं बल्कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी इस मैनेज को डिफीट करने के हवाले से बात हो रही है। जब टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो ऑफ कोर्स उसमें जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें एक और एस्पेक्ट भी ये है कि कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि देखें, जब KKH फेमस जब बनी थी तो उसमें कहा जाता है कि दर्जनों जो चाइनीज़ और पाकिस्तानी जो लोग काम कर रहे थे वो उसमें ऑफ कोर्स मारे गए थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि उस वक्त तो चीन को इतना कंसर्न नहीं था, लेकिन ऑफ कोर्स वो एक हादसा था, रिस्क है, वो कैलकुलेटेड रिस्क लिया जाता है कि हम एक मंसूबा बना रहे हैं उसमें और वो नेचुरल डिजास्टर है, कोई पहाड़ गिर गया, कोई काम करते हुए नीचे खाई में गिर गया, यहाँ पे तो एक टेरर अटैक होता है। और ये जो बात आपने की, आपने अच्छा किया इसको हाईलाइट किया। ये मेरा ख्याल है कि जो चाइनीज सेंसिटिविटीज हम उसका एहसास और लिहाज नहीं करते जब हम ये बात करते हैं। जो कौमें होती है, अब जंगी होती है, जंग में हजारों लोग मारे जाते हैं, दोनों साइड से मारे जाते हैं, लेकिन ये जो वाकया कि किसी मुल्क के अंदर डीप इनसाइड जाके वहां पे एक टेरर अटैक करना, ये कोई भी एक ट्रैफिक हादसे में अगर कोई फर्ज करें कोई बंदा हलाक हो जाता है दैट्स फाइन, वो उसको अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन दहशतगर्दी, और फिर डोंट फॉरगेट कि जब KKH बनी थी उस वक्त के चीन में और अब के चीन में बहुत फर्क है। और अब चीन और उन्होंने बड़ा चीन के डिप्लोमेट्स ने बड़ा वाजे किया कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने कहा कि जब ये जिक्र भी हुआ कि हम जब कहते हैं कि जी इन हमलों के पीछे ऑफ कोर्स बैरूनी ताकतें भी होंगी, रॉ का जिक्र आता है, सब कुछ आता है, तो उस पर उनका जवाब ये था कि कम वक्त में जो भी ताकतें हैं, जो लोग भी हैं, बट ये एक्सक्यूज नहीं है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि अच्छा ये ताकतें हैं तो इसकी वजह से जो चीनी है पाकिस्तान में वो इस तरीके से मरते रहे। तो ये चीज़। दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है जो मैं जिक्र कर रहा था कि ऑफ द रिकॉर्ड जो बात हुई, एक चीन के आला जो एहलकार थे उन्होंने खुल के वो बातें की। मसलन जो हम अपने प्रोग्रामों में जिक्र करते रहे कि IMF के प्रोग्राम की जब जिक्र हुआ और जैसे उन्होंने IMF ने जो शर्तें लगाई हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और स्पेशल एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स की बात हो रही है कि जब तक हम IMF के प्रोग्राम में है कोई स्पेशल इंसेंटिव्स नहीं दे सकते। और ये खदशे का इजहार किया जा रहा था कि शायद बड़ी ताकतें जो हैं IMF के प्रोग्राम की आड़ में चीन और पाकिस्तान की कोऑपरेशन को टारगेट करना चाहती हैं। लेकिन चीन के जो सीनियर एहलकार थे उन्होंने इससे इतफाक नहीं किया। उनका ख्याल है कि जाहिर है कि जब आप इतने मुश्किल मुआशी सूरत हाल में होते हैं
तो ये म्यूचुअल डिसीजन है, आपने एग्री किया है IMF के साथ और कहीं ना कहीं आपको अपनी इकोनॉमिक जो सॉवरेंटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और इसका हल यही है, उन्होंने जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट का कि जैसे वो कह रहे हैं कि हमने इस IMF के आप कह सकते हैं कि इससे निकलना है। और उन्होंने कहा कि अगर वाकई पाकिस्तान जो IMF और अदरवाइज जो रिफॉर्म्स इस वक्त कर रहा है उस पर अमल दरामद करता है तो देन इट इज़ पॉसिबल कि फिर कोई मिडिल ग्राउंड जो है वो ढूंढा जा सकता है। इसमें जो एक और बात ऑफ कोर्स जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात होती है वो क्वेश्चन भी वहां पर बिफोर मूविंग टू द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वाला ये बड़ी सीरियस चीज़ है। चाइनीज जैसा मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बोला था कि वो बड़े ऑप्टिमिस्टिकली बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान को सीरियसली फ्रेंड कंसिडर करते और पाकिस्तान को एम्बैरस नहीं करते। लेकिन प्राइवेटली जब उनसे ये बात होती है तो उनके कंसर्न्स इसके ऊपर हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान ने लिख के दे दिया है IMF एग्जैक्टली उन्होंने कहा कि ये म्यूचुअल अग्रीमेंट है, IMF ने फोर्स नहीं किया आपको, वो ये कहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा, मतलब देखें इन बिटवीन द लाइंस कि जाहिर है कि जब आपकी मुआशी सूरत हाल ऐसी होगी तो उन्होंने एक्नॉलेज किया कि फिर आपको एट टाइम्स अपनी जो इकोनॉमिक सॉवरेंटी है उस पर समझौता करना पड़ता है। उन्होंने यहाँ पे आपने समझौता किया है। एक प्रोग्राम में जिक्र किया था, एक सियादिक जो एक एरिया है वहाँ पे कॉपर एंड गोल्ड की माइंस है, वहाँ पे चाइनीज एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाना चाह रहे हैं। और वो जब समरी मूव हुई तो वजारत खजाना ने वो समरी शूट डाउन कर दी इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में कि ये तो IMF के जो प्रोग्राम उसकी वायलेशन है। बल्कि एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, उसके अंदर जब इस किस्म की कोई बात हुई तो वहाँ पे एक इंतहाई सीनियर वजीर ने ये बात उन्होंने कही कि ये जो बात आप करेंगे IMF के मुआहदे की खिलाफ वर्जी है, हम चाइना के साथ ये वाला SCG का फर्दर इस तरीके से कोऑपरेशन नहीं कर सकते। और तो ये एक सीरियस माइनिंग की आपने बात की, तो माइनिंग के हवाले से भी बड़ा स्पेसिफिकली चीन के एम्बेसडर ने जो एरियाज हैं उन्होंने कहा कि इसमें हमारी बड़ी एक्सपर्टीज हैं, इसमें करना चाहते हैं। ऑलरेडी सैंदक का जो मंसूबा है उसमें हमने डिलीवर किया है, तो फर्दर भी इसमें हम करना चाहते हैं। तो बिफोर गोइंग टू द ब्रेक, एक और जो चीज़ जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से सवाल हुआ कि ऑब्वियसली पाकिस्तान में अगर आप देखें गुज़श्ता 3 साल टू बी प्रिसाइज तो काफ़ी एक अप्स एंड डाउन्स रहे। और चीन का ऑफ कोर्स जो निज़ाम हुकूमत है वहाँ पे 1 पार्टी निज़ाम है, तो उनके लिए भी ये चैलेंज होता है कि जहाँ पर आए रोज़ हुकूमत तब्दील हो। तो उसके हवाले से जो चीन के एक सीनियर एहलकार थे उन्होंने हवाला दिया कि हाल ही में उनकी किसी वेस्टर्न डिप्लोमेट से बात हुई जो बड़े कंसर्न थे रिगार्डिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। लेकिन जो चीन के वो एहलकार थे उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत को डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त अगर आप देखेंगे ओवरऑल लगता है कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। 2 जो बड़ी जमातें हैं इस वक्त हुकूमत में हैं, उनके दरमियान बाय एंड लार्ज कंसेंसस है। फिर नई आईनी तरमीम का भी उन्होंने जिक्र किया और उनका ये कहना है कि कुछ जो ये गवर्नमेंट काम कर रही है, जो रिफॉर्म्स लेके आ रही है, ये चीन के जो एहलकार हैं मुझे कह रहे थे कि शायद मुमकिन है कि ये जो कंटिन्यूटी जिसकी हम चाह रहे थे वो मिल रही है और आइंदा आने वाले टाइम में पाकिस्तान को मे बी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिल सकें। एंड लेड बाय चाइना, उन्होंने ये कहा, वर्ड इस्तेमाल किया, अदर गल्फ कंट्रीज सऊदी अरेबिया, UAE, कतर वगैरह वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करने में दिलचस्पी रखते हैं क्योंकि शायद उनको लगता है कि कुछ जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या कंटिन्यूटी जो है वो आ रही है। ऑफ कोर्स ये पर्सपेक्टिव एक चीन के एहलकार का है, अब मे बी बहुत से लोग इससे एग्री ना करें, बट एटलीस्ट चीन की अगर आप देखें वो पाकिस्तान को इस तरह की मीटिंग्स में जहां पर जो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स हैं तनकीद करते हैं या एक क्रिटिकल नज़र से पाकिस्तान के हवाले से उनका मौक़िफ़ है, वहां पर भी वो डिफेंड करने की पाकिस्तान को कोशिश करते हैं। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इसी जो डिस्कशन है कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन जिक्र करेंगे गवादर डीप सी पोर्ट के हवाले से कि वहाँ पर कुछ हमने खुद जो इंटरनल हमारी असेसमेंट है उसमें क्या क्या है कि अभी तक गवादर के हवाले से कितनी हमने जो पेशरफ्त है या टारगेट्स हैं वो अचीव किए हैं। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के हवाले से और पाकिस्तान चीन की अगर आप बात करें तो ताल्लुकात की, तो जाहिर है कि वो गवादर की बात किए बगैर वो मुकम्मल नहीं हो सकती क्योंकि जब हम CPEC की बात करते हैं तो कहते हैं कि CPEC के सर का जो ताज है वो गवादर डीप सी पोर्ट है। और उसके हवाले से हमने देखा जब चीन के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ रोज़ पहले पाकिस्तान का दौरा किया तो एक सॉफ्ट जो लॉन्चिंग है गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की गई। लेकिन सवाल सबसे अहम यह है कि क्या वाकई जो गवादर डीप सी पोर्ट की हम बात करते हैं उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं
उसका ट्रू पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए जो हुकूमत पाकिस्तान है, जो मुतलका इदारे हैं, उतना काम कर भी रहे हैं और क्या बहुत जल्द हम उसके समरात देखेंगे भी। तो इसके हवाले से कुछ इंटरनल असेसमेंट भी सामने आई है, तो क्या कहती है वो इंटरनल असेसमेंट? कामरान, पाकिस्तान के 10-11 साल में जब से सीपेक का आगाज़ हुआ है, लिप सर्विस ज़्यादा की है और डिलीवरी कम दी है। यही वजह है कि चीन के दो बहुत बड़े इशूज़ हैं, जिसमें सबसे बड़ा इशू तो सिक्योरिटी का, जिसके ऊपर हमने डिटेल में बात की है। दूसरा वो कहते हैं कि जो मुआहदे पाकिस्तान ने किए हैं सीपेक के तहत, सीपेक के फ्रेमवर्क के तहत, उन मुआहदों के ऊपर अमल दरामद, तो जितनी भी हमारी कमिटमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एरियाज़ के अंदर वो लैक करती हैं। सिवाय दो बड़े प्रोजेक्ट्स थे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के थे या आपकी ऑरेंज लाइन थी, उसमें भी प्रॉब्लम्स आए काफ़ी, बट वो रिजॉल्व हो गए। अदर देन दैट आप पावर सेक्टर को देख लीजिए, आप गवादर पोर्ट को, गवादर फ्री जोन को, इवन की न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसकी सॉफ्ट लॉन्चिंग हुई है, उसके हवाले से भी कोई ऐसा जो टाइम लाइंस थी वो फॉलो नहीं की गई। अभी सूरत हाल कुछ ऐसी है कि ये गवादर का आपको सबको पता है कि जैसे आपने बोला कि सर का ताज भी है, पीटीआई के टाइम पे इसको कहा गया कि ये दुनिया के लिए दरवाज़ा है, सेंट्रल एशिया इसको एक्सेस कर सकता है, अफगानिस्तान एक्सेस कर सकता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो सीपेक सेक्रेटेरिएट ने एक असेसमेंट की चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर के पाकिस्तान के दौरे से पहले, उसके मुताबिक पाकिस्तान ने जितनी भी अपनी कमिटमेंट्स की थी चाइना के साथ कि गवादर पोर्ट को डेवलप करना है, उसमें जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, वो तमाम की तमाम जो कमिटमेंट्स हैं वो अनफुलफिल्ड हैं। ये इसमें अगर आप इसको एरिया वाइज देखें, किस किस एरिया में हमारी क्या क्या कमिटमेंट्स थी कामरा, उसमें ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो रोड कनेक्टिविटी है, और जो इसके बगैर तो आपको पता है ना कि कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। गवादर पोर्ट जो है अभी भी फुली कनेक्टेड नहीं है विद रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान, खासतौर पर पंजाब के साथ। इसका जो मेन एक्सेस रोड है वो M8 है। अब M8 के जो रोड है, जो इनकी अपनी असेसमेंट है, उसमें एक आध सेक्शन के ऊपर तो काम हो गया, लेकिन जो खुशाब आवारान वाला सेक्शन उस पर काम हो गया है। आवारान नाल के जो सेक्शन उसके ऊपर नहीं हुआ। फिर नौखंडी जो इसका था एक और सेक्शन, नौखंडी मशखेल का सेक्शन, वो सड़क ज़ेर तमीर है। उसके अंदर एक जो अहम उसका जो पीस है मशखेल से लेके आगे पंजगोर तक, वो अभी प्लानिंग स्टेज के ऊपर है। मतलब जब तक रोड कनेक्टिविटी नहीं होगी तब तक, और एक इफेक्टिव रोड कनेक्टिविटी, तब तक आप कैसे उस पोर्ट को एज यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए। अभी पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर ने ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो गवर्नमेंट के जो कार्गोज हैं वो गवादर के थ्रू आने चाहिए, ताकि एटलीस्ट वहाँ पे एक्टिविटी जनरेट हो। वो हो तो रहा है, लेकिन वो जिस तरीके से होना चाहिए वो उस तरीके से नहीं हो रहा। और फिर दूसरी बात ये कि कोई भी पोर्ट है वो रेल के बगैर इनकम्प्लीट है, और जो फ्री जोन है वो रोड रेल के बगैर इनकम्प्लीट है। रेल कनेक्टिविटी नहीं है गवादर की विद द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। फिर तीसरी चीज़ इसके अंदर अगर आप देख लेते हैं, जो इवन जो पोर्ट इटसेल्फ है उसके अंदर दो प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कंप्लीट करके देने थे। एक उसका ब्रेक वाटर का था, वो जो इन्होंने एक बैरियर बनाने होते हैं ताकि जो समंदर की जो वेव्स हैं वो आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज ना करें, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को। वो ब्रेक वाटर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। फिर ड्रेजिंग करनी थी पोर्ट की, जो सिल्ट जमा हो जाता है उसकी बॉटम के ऊपर, बड़े जहाज फिर वहाँ पे नहीं आ सकते, लंगर अंदाज नहीं हो सकते। सिल्टिंग का जो प्रोजेक्ट था वो अभी तक नहीं हो सका, पाकिस्तान ने अपने पैसे से करना था, नहीं कर सके। इसी तरीके से अगर आप दूसरी सर्विसेज देख लें, जो खास तौर पर मतलब पाकिस्तान में कामरे से सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। हम आइडल कैपेसिटी पेमेंट्स कर रहे हैं साल की 2100 अरब रुपए की, 17,000 मेगावाट कम से कम हमारे पास सरप्लस है। गवादर नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्टेड ही नहीं है। मतलब हम कैसा सीपेक, कैसा ज्यूल और कैसा दरवाज़ा दुनिया के लिए, जिसको आपके अपने मुल्क के नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्टिविटी नहीं है। ये जो पट्टी है गवादर वाली, इसकी जो बिजली की ज़रूरियात है ईरान से इंपोर्ट करके हम पूरी करते हैं। आज तक ये सूरत है, गवादर में गैस नहीं है। ये मैं जो बातें कर रहा हूँ, जो गवर्नमेंट की अपनी ऑफिशियल असेसमेंट चाइनीज प्राइम मिनिस्टर के दौरे से पहले, गवादर में गैस नहीं। फिर जो पानी की रिक्वायरमेंट्स हैं, पानी जो है अभी इनका 12 लाख गैलन का जो एक प्रोजेक्ट है वो इनका कनेक्टेड हो गया गवादर पोर्ट के साथ, लेकिन जो टोटल नीड्स है सिटी की और उसकी गवादर फ्री जोन की वो कंप्लीट नहीं है। एक और बड़ा ही एक एम्बेरसिंग सी सूरत हाल होनी चाहिए गवर्नमेंट के लिए कामरान, लेकिन आई डोंट नो लोग कैसे इसको लेते हैं। गवादर के लिए जो लैंड इन्होंने अलॉट की थी वो तकरीबन 2281 एकड़ की जो इन्होंने लैंड देनी थी। लैंड के ऊपर उसके कुछ एरियाज के ऊपर तमाम लैंड अभी तक एलोकेट नहीं की गई, और जो कंपनी है चाइना होल्डिंग कंपनी जो इसके ऊपर काम कर रही है, कुछ लैंड एज पर दी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सीपेक सेक्रेटेरिएट के पाकिस्तान नेवी
और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के पास अभी भी उनके कब्जा में है, नहीं छोड़ी गई। मुझे याद पड़ता है कि जब असद उमर प्लानिंग मिनिस्टर होते थे, इस लैंड का कब्जा छुड़वाने के लिए उन्होंने बेतहाशा मीटिंग्स की, और एक वो खबर अभी भी रिकॉर्ड के ऊपर पड़ी होगी, उन्होंने थ्रेट किया कि अगर ये इंप्लीमेंट ना हुए तो जो कंसर्न सेक्रेटरीज होंगे उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर से क्या है कि उनको सस्पेंड करवा दिया जाएगा, कुछ नहीं हुआ। तो ये कुछ ऐसी चीजें। अच्छा, ये जो सारी आप बातें बता रहे हैं, क्या हमें पता है कि गवादर की एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, बहुत से रीजनल और एक्स्ट्रा रीजनल कंट्रीज के इसमें इंटरेस्ट हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो लिप सर्विस की हमने बात की, ऊपर ऊपर से तो कहते हैं हम गवादर को डेवलप करना चाहते हैं, बट इन रियलिटी शायद हम उस तरीके से चाहते नहीं हैं। मे बी हमारे यहाँ जैसे हम इकोनॉमिक सॉवरेंटी जब आप समझौता करते हैं, IMF के प्रोग्राम में जाते हैं, मे बी कहीं ना कहीं कुछ कमिटमेंट्स हम देते होंगे, ठीक है कुछ ना काम चलता रहेगा, बट उसको फुली आप ऑपरेशनल ना करें। मतलब इस तरह से अगर आप जब आप कहते हैं कि ये गेटवे टू सेंट्रल एशिया है, यूरोप है, और फिर कहते भी हैं कि ये डेवलप हो जाएगी तो पाकिस्तान जो है वो खुद इन्हिसार हो जाएगा, तो फिर हमें पता भी है कि जो रास्ता जो प्रॉस्पेरिटी की तरफ कौन सा जाता है, लेकिन फिर भी वो काम नहीं करते। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि मतलब काफ़ी एक सीनियर, जब यहाँ पे चीन का नेशनल डे था तो वहाँ पर जो गवादर पोर्ट के सीनियर एक एग्जेक्टिव थे चीन के जो वहाँ पर ऑपरेट कर रहे थे, तो उनसे मैंने ये सवाल किया कि क्या वहाँ पे सिचुएशन है, तो उन्होंने बड़ा एक मीनिंगफुल मुझे जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आज अगर पाकिस्तान ये डिसाइड कर ले कि इसको ऑपरेशनल करना है तो इट विल टेक 3 years to fully operationalize गवादर डीप सी पोर्ट और टू रियलाइज इट्स ट्रू पोटेंशियल। मतलब उनके इस जुमले के ऊपर गौर करें कि आज अगर पाकिस्तान चाहे फैसला कर ले, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि शायद अभी हमने वो दिल से फैसला नहीं किया कि वाकई इसको डेवलप करना है। गवर्नमेंट ये जो चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी है जो इसको मैनेज कर रही है, वो कई दफ़ा ये इश्यूज जो है वो रेज कर चुकी है, वो प्लानिंग कमीशन के साथ, जहाँ भी रेलेवेंट अथॉरिटीज है उनके साथ। आपने इसकी अहमियत की बात की, जो पोर्ट है ये 533 किलोमीटर फासले पे है कराची से, ओमान से ये 380 किलोमीटर के फासले के ऊपर है, ईरान के बॉर्डर से 120 किलोमीटर के फासले के ऊपर है, अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड, 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं वो लैंडलॉक्ड। अब उसमें इशू ये है कि इन्होंने कुछ अर्सा पहले फैसला किया था कि जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है उसका जो माल है वो गवादर पोर्ट पे आएगा, वहाँ से वो नियरेस्ट जो पड़ता है, एक तो उसके अंदर एक जो रोड कनेक्टिविटी चाहिए वो बसीमा खजदार का एक रोड है वो मुकम्मल नहीं है, तो उसमें एक ये रुकावट। दूसरी ये कि जो पाकिस्तान जनरली पाकिस्तान को करना पड़ा, जब आपको याद है कुछ अर्सा पहले अफगानिस्तान के खिलाफ हमने कुछ सैंक्शंस लिए थे, तो जो ट्रांजिट ट्रेड वाली गुड्स थी उसके अगेंस्ट बैंक गारंटीज की रिक्वायरमेंट थी जो हुकूमत पाकिस्तान ने रखी थी। अब जो अफगानी माल पाकिस्तान आता है तो उसके अगेंस्ट बैंक गारंटीज इनको चाहिए होती हैं, तो चूंकि बैंक गारंटीज चाहिए होती हैं तो वो जो अफगानिस्तान का जो इम्पोर्टर है वो चाबहार पोर्ट को यूज करना ज्यादा बेहतर समझता है कि बजाय कि वो फुली। ऑलरेडी आई थिंक जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो टेंशन हो रही है, कई जो डेलीगेशन है अफगान तालिबान के वो चाबहार विजिट भी कर चुके हैं, वहां पर आई थिंक अराउंड कितने 250 मिलियन या इस तरह के उन्होंने कमिट भी किया कि वहां पर वो सब्स्टिट्यूट के तौर पर सड़क भी बन रही है, वो इसलिए बैंक गारंटीज की वजह से जो इनकी असेसमेंट है कि जो कैश फ्लो है जो अफगानिस्तान के इंपोर्टर्स हैं वो स्टकअप हो जाता है जब तक वो माल अफगानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस नहीं करता। ये इकोनॉमिकली पाकिस्तान के लिए ठीक है, लेकिन इन अ वे ये उसके लिए एक रुकावट बनता जा रहा है, तो ये इसके अंदर इशू है। फिर टैक्स एग्जम्पशंस हमने देनी थी, वो फेडरल टैक्स एग्जम्पशन ज़्यादातर तो होगी। अभी तक जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है गवादर पोर्ट और फ्री जोन के लिए, ऑल्दो फ्री जोन पूरी तरह डेवलप नहीं है, ये लैंड पे अभी जैसे मैंने बोला कि उसको अभी तक कब्जा ही नहीं दिया गया, उसके हवाले किया गया। उसमें इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं उसके ऊपर, फिर जो प्रोविंशियल टैक्सेस हैं, सेस हैं, लेवीज हैं, स्टैम्प ड्यूटीज़ हैं, वो एग्जम्प्टेड नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आ रहा है। मोर इम्पॉर्टेंटली एक जुमला इसके अंदर लिखा हुआ है, नाज़रीन ब्रेक पे जाने से पहले मैं वो उस पर दोहराना चाह रहा था। ये गवर्नमेंट की तरफ से लिखा गया कि जो गवादर पोर्ट लैक्स इकोनॉमिक हिंटरलैंड एंड थ्रूपुट इज टू लो, मतलब उसकी जो ओवरऑल उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कोई इतनी ज्यादा नहीं है इन हालात के अंदर। ये हमारी अपनी इंटरनल असेसमेंट है। हम कब तक दूसरों को इस चीज का ब्लेम करते रहेंगे कि जी जो टेरर अटैक्स हो रहे हैं उसकी वजह से वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी हमारी जिम्मेदारी है, हम नहीं कर पा रहे। अगेन हमने जो करेंसी की यूटिलाइजेशन थी, जो चाइनीज करेंसी थी, उसमें पेमेंट्स को इंश्योर करना था, एटलीस्ट गवादर फ्री जोन की हद तक हम वो नहीं कर पा रहे। तो इस तरह के बेतहाशा इश्यूज हैं, लेकिन अभी भी चाइनीज अगर स्पिरिट आप देखें, चाइनीज स्पिरिट अभी भी यही कि पाकिस्तान को ना सिर्फ फुली सपोर्ट करते हैं, जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल इश्यूज हैं उसके ऊपर भी उस तरीके से वेस्ट के जो एक अंदाज है उसमें वो स्टांस नहीं लेते।
पाकिस्तान को अप्रिशिएट करते हैं। अभी जो कामरान बात कर रहे थे कि जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुई हैं, ये व्यू जो आज चाइनीज एम्बेसी की तरफ से आया है, इसी तरह का व्यू हमारे जो प्लानिंग मिनिस्टर हैं एहसन इकबाल, वो जब चाइना गए थे उनके साथ भी शेयर किया गया था। तो लेट्स होप कि गवर्नमेंट जो एक्शन लेना चाहती है वो ले, ताकि एटलीस्ट गवादर पोर्ट को तो आप ऑपरेशनलाइज कर सके, फ्री जोन लैंड जो हमने प्रॉमिस उनको किए वो दे सके। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, कुछ और भी ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान अमल दरामद नहीं कर रहा, उसके ऊपर क्या सूरत हाल है उस पर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान चीन ताल्लुकात के हवाले से ही बात कर रहे हैं और अब जिक्र करेंगे। वैसे आमतौर पर जिस तरह हम कह रहे थे कि चीन की एक पॉलिसी है कि अगर किसी भी खास करके दोस्त ममालिक के साथ जो भी उनके इश्यूज होते हैं वो उनको कभी भी पब्लिकली उसका इजहार नहीं करते, लेकिन हालिया सालों के अंदर 2 इश्यूज के ऊपर यकीनी तौर पर चीन की जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ी, तो उन्होंने फिर जिक्र किया जब मुलाकातें बेशक चीन के सदर से हुई, प्राइम मिनिस्टर से हुई, किसी भी ऑफिशियल के साथ हुई, एक चीन के सिक्योरिटी एंड दूसरा जो चीन की कंपनियों ने पाकिस्तान में बिजली के कारखाने लगा रखे हैं उनके जो पैसे हैं जो पाकिस्तान ने रोक के रखे हुए थे उसके हवाले से जिक्र करते रहे ऑफिशियली तौर पर चीन की तरफ से जब भी कोई स्टेटमेंट आया या हमारे किसी ऑफिशियल की मुलाकात हुई, क्योंकि छोटी रकम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा पैसे फंसे हुए हैं, लेकिन उसमें कुछ अब कमी हुई है, हमने कोई पैसे वैसे दिए हैं। तो क्या इससे कोई जो हमारे जो चीनी भाई हैं को मुतमईन है कि चलें हमने कुछ अपना जो खजाना है उसकी जो खोला है मुंह और कुछ पैसे अब जो चीनी कंपनी के 3-4 इश्यूज हैं इसके हवाले से एनर्जी के। एक, शायद अगर आप लोगों की भी बात हुई हो आज, जो एनर्जी डेट रिस्ट्रक्चरिंग है वो पाकिस्तान की कोशिश है, उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं है और उसके पीछे भी यही वजह है। दो के फाइनेंस मिनिस्टर इन दिनों वाशिंगटन में उन्होंने कहा कि जी डिस्कशंस बड़ी प्रॉमिसिंग हैं। देखिए उसका प्रॉमिसिंग थी तो फिर चाइनीज प्राइम मिनिस्टर के दौरे के दौरान कम अज कम वफामती याददाश्त पे ही दस्तखत हो जाते, एग्रीमेंट तो बहुत दूर की बात है। तो चाइनीज इतने इसके हवाले से इंटरेस्टेड नहीं है और बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म शो नहीं कर रहे। दूसरा इशू आ जाता है उनकी जो पावर प्लांट्स हैं उनकी अदायगियां हम नहीं कर रहे। 2 तरह की अदायगियां होती हैं, एक तो जो हम उनसे बिजली खरीदते हैं उसकी कीमत, दूसरा जो हमने उनका गारंटेड मुनाफा दिया हुआ एग्रीमेंट के तहत वो हम उनको ट्रांसफर बाहर नहीं करने दे रहे, हमारे पास डॉलर्स नहीं है। ऑल्दो 2 हफ्ते पहले जो डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक के अनायत हुसैन उन्होंने कहा था हमने चाइनीज की भी अदायगियां कर दी हैं, तो मैंने कुछ चाइनीज कंपनी से चेक किया, उन्होंने कहा हमें अभी तक अदायगियां नहीं हुई। जो सबसे बड़ा इशू है जो उनके एरियाज हैं जो हमने बिजली खरीदी हुई है उसका स्टॉक है। ये स्टॉक तकरीबन 1.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया था इस साल फरवरी में, जो उस वक्त को 500 अरब रुपए से ज्यादा था। अब इसमें कमी आई है और मुसलसल इसमें कमी आ रही है। ये इस वक्त जो अब हम बात कर रहे हैं तकरीबन 391 अरब रुपए का ये स्टॉक हो गया, इसमें 22% कमी आई है। पिछले सिर्फ 3 माह के अंदर इसमें कोई 10 अरब रुपए की कमी आई है, तो ये बढ़ नहीं रहा, एटलीस्ट ये नीचे की तरफ आ रहा है। अभी भी डॉलर टर्म्स में भी 1.4 बिलियन डॉलर हमने चाइनीज पावर प्लांट्स का देना, बट दिस इज अ गुड थिंग। दूसरी चीज जो इसमें हाईलाइट करने वाली है, अभी जो ज्वाइंट कोऑपरेशन कमेटी की मीटिंग हुई थी मई में और उसके मिनट्स भी अभी चाइनीज प्राइम मिनिस्टर के दौरे के दौरान साइन हुए 5-6 माह के बाद, उसमें पाकिस्तान ने कमिट किया कि हम एफर्ट्स करेंगे 100% पेमेंट्स करने की। एटलीस्ट जो टैरिफ की इनवॉइस चाइनीज कंपनीज पावर प्लांट्स हमें दे रहे हैं तो फुली हम क्लियर करेंगे। अभी हम कर रहे हैं उसको क्लियर तकरीबन 88%, 88.5%। बट ये उस स्पिरिट के अगेंस्ट है, उस फ्रेमवर्क के अगेंस्ट है जो पाकिस्तान ने साइन किया। उसमें यह था कि हमने एक रिवॉल्विंग फंड बनाना था, उस फंड में 21% या 22% के करीब हमने पैसे रखे थे जो इनवॉइसेज हैं, ताकि सर्कुलर डेट में ये कंपनीज ना जब हमने नहीं बनाया, एक अकाउंट बनाया हो उसमें से सालाना 48 अरब रुपया दे रहे हैं। डेवलपमेंट से ये पॉजिटिव है, बट जो एक कंसर्न अभी भी रह जाता है वो ये कि 3 पावर प्लांट्स को चाइना नहीं लगाने अंडर द सीपैक, उनकी वैल्यू तकरीबन मेरा ख्याल 4.2 बिलियन डॉलर की है, 2100 मेगावाट के। कोहाला हाइड्रो पावर प्लांट है, आजाद पतन हाइड्रो पावर प्लांट है और गवादर कोल बेस्ड पावर प्लांट है 300 मेगावाट का। चाइनीज उस वक्त तक उसको फाइनेंसिंग करने को तैयार नहीं है जब तक ये उनका पूरा इशू जो रिजॉल्व नहीं हो जाता। आज भी तकरीबन 391 अरब रुपया जो हमने देना है और फ्यूचर की क्लैरिटी और डिविडेंड की रीपेमेंट्स जब तक ये नहीं होती तब तक शायद ये 3 पावर प्लांट जो है वो चाइना वो लगाने के लिए कामरान तैयार नहीं होगा। बट अगर हुकूमत ये इसको 88% से नाज़रीन अगर इसको 100% करना चाहती है जो जेसीसी के तहत पाकिस्तान ने कमिटमेंट दे दी है, तो उसके लिए फिर इजाफी बजट चाहिए। अब 2 ही ऑप्शन है हुकूमत के पास, या तो सब्सिडी में इजाफा करे जो कर नहीं सकती IMF डील के तहत, दूसरी ऑप्शन फिर ये होगी कि जो दूसरे पावर प्लांट्स है पाकिस्तान के, चाहे गवर्नमेंट ओन्ड है या दूसरे इंडिपेंडेंटली ओन्ड है,
वहां से पैसा डाइवर्ट करके चाइनीज को दिया जाए। इशू आउटस्टैंडिंग है, प्रोग्रेस इसके ऊपर है। लेट्स होप कि जितनी चीजें आज हमने हाईलाइट की हैं, चाहे पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स, गवादर, हुकूमत अगर संजीदा है तो अभी भी जैसा कामरान बोल रहे थे कि इसी IMF फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए भी पाकिस्तान जो है सीपेक को आगे बढ़ा सकता है। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस की। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। इस हफ्ते रूस के शहर काजान में बड़ी बैठक हुई। ब्रिक्स के जो ममालिक हैं उनका समिट हुआ। वैसे तो तकरीबन 10 रुकन हैं ब्रिक्स के, जो पिछले साल एक्सपेंशन हुई थी। ओरिजिनली 5 मेंबर थे इसके, लेकिन कुछ जो ऑब्जर्वर कंट्रीज थे, उनके जो हेड्स थे, उनके सरबराहान थे ममालिक के, उनको भी उसमें दावत दी गई थी। इंपॉर्टेंस इसकी ये थी कि रूस में क्योंकि हो रहा था, और रूस चीन के सदर भी वहाँ पर मौजूद थे, भारत के प्राइम मिनिस्टर और बाकी जो ब्रिक्स ममालिक हैं उनके सरबराहान मौजूद थे। तो इसकी एक सिग्निफिकेंस तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन अमेरिका और मगरब को ये दिखाना चाहते थे कि यूक्रेन की लड़ाई के बाद शायद वो समझते हैं कि रूस तनहा हो गया है बैन अवी सतह पर। तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जो भी कोशिशें अमेरिका की और मगरब की थी वो नाकाम हुई हैं, क्योंकि 20 से जायद जो दुनिया के लीडर्स हैं और बड़े मुल्कों के लीडर हैं वो रूस में इकट्ठे होते। एक तो उसकी ये सिग्निफिकेंस है। दूसरी शहबाज ऑफ कोर्स ब्रिक्स की जब बात करें तो जब 2006 में ये तंजीम वजूद में आई थी, पहले से ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना और साउथ अफ्रीका फिर लेटर ऑन इसमें शामिल हुआ था। तो उस वक्त ये ममालिक, चीन भी आप कह सकते हैं कि तरक्की कर रहा था। जो रूस है वो कोल्ड वॉर में जो उसको मार पड़ी थी, अपने आप को रिवाइव कर रहा था। तो पर्पज़ ये था कि ग्लोबल साउथ को ये रिप्रेजेंट करते थे कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनकी एक ऐसी तंजीम होनी चाहिए कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी भी से होनी चाहिए। जो वेस्टर्न लेड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिस तरह G20 है या G7 वगैरह हैं। लेकिन अब जाहिर है कि 2024 में अगर आप आएँ तो कम से कम ये जो ब्रिक्स है इसमें रूस और चीन की अगर आप बात करें तो ये अब तरक्की पजीर से बढ़कर अब जाहिर है कि एक बड़ी उस तरह से ताकतें बन गए हैं। अब ये जो एक इसके अंदर एस्पेक्ट रूस की तो मैंने बात कर ली, जो इंपॉर्टेंट टेक अवे है, मतलब ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की अगर आप बात करें कि ये पहले भी बात होती रही है कि शायद ये अमेरिका की जो हेजेमनी है, मसलन अमेरिका कैसे कंट्रोल करता है थ्रू जो IMF वगैरह फाइनेंशियल सिस्टम डॉलर के जरिए। अब ये बहुत अरसे से बात चल रही है कि डी डॉलराइजेशन होनी चाहिए। इसमें रूस की तरफ से जो इंटरेस्टिंग प्रपोजल सामने आया है उसमें उन्होंने बात की है, एक प्रपोजल दिया है कि कमोडिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जहां पर ग्रेन एक्सचेंज कहते हैं कि जो मेंबर कंट्रीज हैं ब्रिक्स के, ये आपस में क्योंकि अगर आपके ऊपर सैंक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल हम ईरान से डील करते हैं, बार्टर ट्रेड करें और ज़राअत के शोबे में। एक तो उन्होंने ये प्रपोजल दिया है। दूसरा, वो जो सैंक्शंस हैं उसको कहते हैं कि ये अनलॉफुल हैं जो अमेरिका लगाता है, वो तो SCO का भी इलामिया दी, उसको काउंटर करने के लिए वो ये कहते हैं कि ये जो मेंबर कंट्रीज हैं इन्हें चाहिए कि ये लोकल जो अपनी करेंसीज हैं, युआन है या रोबेल है या बाकी जो ममालिक की करेंसी, इसमें वो ट्रेड करें। अगर ये चीज़ हो जाती है, दो कहते हैं कि अब भारत उसमें कितना उसमें शामिल होता है, तो डेफिनेटली ये डॉलर जो है आपका उसको तो हिट पड़ेगी अमेरिका की जो अजादारी है, क्योंकि आपको पता है कि डॉलर के ऊपर जब आप रिलाय करते हैं तो तभी वो सैंक्शंस इफेक्टिव होती हैं। क्योंकि आपके वो अगर आप देखें ना उसके एग्जांपल, जब रशिया के ऊपर इन्होंने सैंक्शंस लगाए यूक्रेन के हमले के बाद, तो स्विफ्ट सिस्टम से जो ग्लोबल क्लियरिंग सिस्टम है पेमेंट्स का, उससे जब इसको निकाल दिया गया तो उसका वेस्ट को और यूरोप को नुकसान हुआ। रशिया ने और चाइना ने अपनी जो पेमेंट सिस्टम थी उसके लिए एक अलग मैकेनिज्म डेवलप कर लिया और बेहतर तरीके से वो अपनी वो ट्रेड करे, उसको ये अफेक्ट उस तरीके से नहीं कर पाए। हाँ, प्रॉब्लम उस वक्त आता है जब कोई छोटा तरक्की पजीर मुल्क जैसे पाकिस्तान है, इसने कोई ट्रेड करनी हो रशिया के साथ, जैसे हमारी ऑयल एंड गैस हम अगर इंपोर्ट करना चाह रहे तो हमारे पास पेमेंट मैकेनिज्म नहीं है, तो उसमें चाइनीज करेंसी की पेमेंट की बात होती रहती है। तमन ये जो इशू है ना डॉलर वाला और हेजमोनिक जो यूज है इसका ब्रेटन वुड्स सिस्टम का, जिसमें IMF है, वर्ल्ड बैंक है,
अगर आप एससीओ का इलामिया भी देखें ना, उसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक एससीओ डेवलपमेंट बैंक की वो बात कर रहे हैं जो इसको काउंटर करेगा। ब्रिक्स का तो ऑलरेडी डेवलपमेंट बैंक है जिसमें जो कर्जे देता है। दूसरा है एससीओ डेवलपमेंट फंड, तो फंड भी ये इस किस्म का बनाना चाह रहे हैं। और आपको पता है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक भी AIIB चाइना ने बना लिया था। तो ये ग्रेजुअली जो इस वक्त की यूनिलैटरल पॉलिसीज हैं वेस्ट की, खासतौर पर अमेरिका लेड पॉलिसीज, अमेरिका डिक्टेटेड पॉलिसीज, उसका एक रिएक्शन दुनिया की तरफ से आ रहा है और आइंदा ये बढ़ेगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं, ऑफ कोर्स हम बार बार IMF के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि हमें डॉलर की जरूरत पड़ती है। और अगर वाकई डॉलर की इजारादारी खत्म होती है और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड सामने आता है, तो उसमें जो पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं उनको फायदा हो सकता है। और इसी वजह से पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान ने ये बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दी थी कि हम ब्रिक्स के मेंबर बनना चाहते हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि ये जो समिट रशिया में हो रही है तो उसमें शायद पाकिस्तान की जो मेंबरशिप है उसको कंसिडर किया जाए। तुर्की, मलेशिया, उन्होंने भी इंटरेस्ट शो किया है, लेकिन उसके हवाले से कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। ना सिर्फ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, बल्कि पाकिस्तान को इवन एज एन ऑब्जर्वर, क्योंकि ना सिर्फ ब्रिक्स कंट्रीज के मेंबर तो थे ही थे, लेकिन बहुत से बाकी दुनिया के जो ममालिक हैं उनको भी दावत दी गई थी। दफ्तर खारजा ने खुद इसकी तस्दीक की कि पाकिस्तान को इस जो ब्रिक्स का जो समिट था उसमें दावत भी नहीं दी गई थी। अब इसके हवाले से दो मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। एक, क्योंकि ब्रिक्स में अगर आपने शामिल होना है तो फैसले किए जाते हैं कंसेंसस से, यानी कि तमाम मेंबर का अग्री होना ज़रूरी है। और हमारा खदशा ये है कि भारत क्यों चाहेगा कि हम एक और अहम बड़े फोरम का हिस्सा बने, वो वीटो कर सकता है, वो बनने नहीं देगा हमें। दूसरा, आई थिंक जो बात की जा रही है कि शायद जो हम खुद भी कोई इतने इंथुजियास्टिक नहीं हैं ब्रिक्स की मेंबरशिप को लेकर के, क्योंकि कोई इतना हमने स्टेटमेंट हमारे तरफ से सामने आया नहीं। एक व्यू ये भी है कि शायद क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम में हैं, हमारी टिल्ट है टूवर्ड्स अमेरिका, और अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा बने जो बहुत तेजी से अमेरिका का जो बनाया गया निज़ाम है या अमेरिका जिसकी सरपरस्ती करता है उसको वो चैलेंज कर रहा है। तो क्योंकि हमारी इतनी मजबूरियां हैं, एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि शायद हम जो ज़रा गो स्लो वाली पॉलिसी है ब्रिक्स के हवाले से, वो उसकी वजह ये भी है कि कई जो मगरबी ताकतें वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा बने। दो के चीन और रूस जो बड़ी ताकतें हैं और इस ग्रुप को लीड करती हैं, दोनों ने पाकिस्तान के कैंडिडेचर को इंडोर्स भी किया। और आज इवन के चीन के एम्बेसडर ने इसके हवाले से बात भी की कि चीन तो फुली सपोर्ट करता है कि पाकिस्तान को ब्रिक्स का हिस्सा होना चाहिए। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।